हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा कि भाई प्रोजेक्टाइल क्या है, मतलब वो वाला मोशन हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। मान लो प्रोजेक्टाइल क्या है, मतलब उसके पाथ को क्या कहते हैं, उसके डिफरेंट पैरामीटर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हेडिंग डालो। मान लो आपका ये मोशन इन ए प्लेन का ही एक सब टॉपिक है जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल समझेंगे कि भाई प्रोजेक्टाइल एक्चुअल किसे कहते हैं। उसके बाद मान लो इसके आगे क्या करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखो कि भाई प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या आपकी क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी प्रोजेक्टाइल, मान लो डेफिनेशन लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल लिखो। ठीक है, तो ये आपकी प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन है। तो जल्दी जल्दी रीड करो, फिर आपको समझ आएगा कि भाई एक्चुअली प्रोजेक्टाइल हम कहते हैं किसको है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, प्रोजेक्टाइल इज नेम गिवन टू ए बॉडी। तो एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में क्या है, एक बॉडी का नाम है, मतलब जिसको हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। तो पढ़ो, प्रोजेक्टाइल इज नेम गिवन टू ए बॉडी व्हिच इज मूव विद सम इनिशियल वेलोसिटी। मान लो एक प्रोजेक्टाइल एक बॉडी का नाम है जिसे हम मान लो इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से क्या करते हैं, थ्रो करते हैं इनटू स्पेस। मान लो स्पेस में क्या करते हैं, थ्रो करते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, एंड मूव्स ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्या होगा, एलोन होगा। तो इसका मतलब कोई भी बॉडी जिसे हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करें। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा मार्कर ही है, मैं इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करता हूं। तो जब ये इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया स्पेस में, तो जब इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी, मान लो सिर्फ हम मान के चलते हैं कि इसके सिर्फ क्या कर रही है, ग्रेविटी क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो जब ये ग्रेविटी एक्ट करती हो तो इसे हम क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। प्रोजेक्टाइल मतलब एक बॉडी का नाम है जिसे हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। तो जब इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं स्पेस में, तो वो एक्चुअल में जब मान लो क्या है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही हम फोर्स को क्या करते हैं, मानते हैं कि उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटी क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। इसे मान लो बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ऐसा तो हमने फ्री फॉल में भी पढ़ा था कि भाई फ्री फॉल जो होता है, कि भाई फ्री फॉल को हम क्या करते थे, ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करते थे। तो हम मानते थे कि इस पे सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट करती है, मान लो क्या, मान लो सिर्फ ग्रेविटी क्या करती है, एक्ट करती है। इस मोशन को हम क्या कहते थे, फ्री फॉल। मान लो और कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं आपके दिमाग में आएगा। तो एक्चुअल में जब आप बॉडी को थ्रो करते हो, एक्चुअल में एयर भी एक फोर्स लगाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस। उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम मानते हैं कि भाई एक्चुअल में जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, मतलब प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, हम मानते हैं कि भाई एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। तो जैसे फ्री फॉल में मानते थे कि भाई फ्री फॉल में भी मानते थे एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर एयर रेजिस्टेंस 0 हो तो फिर जब बॉडी मूव करती है, मान लो ग्रेविटी के मान लो इफेक्ट के कारण, उसे हम क्या कहते हैं, उस बॉडी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। तो अब प्रोजेक्टाइल किस किस का नाम है, किसी भी बॉडी का नाम है जो हमेशा टू डायमेंशन, मान लो क्या है, मान लो स्पेस में जिसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है। तो जब स्पेस में थ्रो किया जाता है वो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट से क्या करे, मूव करे। तो सर एग्जांपल मान लो किसे हम कहेंगे, मान लो क्या है, प्रोजेक्टाइल। जैसे मान लो कि भाई आपका मान लो बॉल है ना, बॉल थ्रोन इनटू क्या होगा, स्पेस होगा। मान लो बॉल को मान लो स्पेस में क्या करो, थ्रो करो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कहेंगे। उसके बाद और किसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे, और किस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहेंगे। तो आपका आंसर होगा सर, मान लो और किसे कह सकते हैं, मान लो बुलेट है ना, बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन हो गया, फायर्ड
फ्रॉम में क्या होगा, गन होगा, उसे भी हम प्रोजेक्टाइल ही कहेंगे। तो उसके बाद तीसरा, अब आपको पता होगा कि भाई बस, जब मान लो ऐसे क्वेश्चन भी आपको ज्यादातर मान लो नीट या जेईई वगैरह में पूछे जाते हैं कि एक बस चल रही है और बस से आपने क्या किया, कुछ मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, एक पैकेट थ्रो किया या एक बॉल को छोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है, जब आप मान लो बस में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो तो आपकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो सर हमें पता है कि भाई जितनी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चलता है उतनी ही वेलोसिटी हमारी होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी उतनी वेलोसिटी है तो कोई चीज जो मान लो उसमें रखी है बस में या ट्रेन में, उसकी भी क्या होगी, वही वेलोसिटी होगी। तो सिंपल सी बात है, जब उसे आप छोड़ोगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जिस मान लो जिस बस में या जिस ट्रेन में आप बैठे हो उसकी वेलोसिटी के बराबर होगी। तो जब आप इसको छोड़ोगे तो सिंपल सी बात है ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब मूव करेगा इस ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तीसरा क्या हो गया, मान लो आप लिख सकते हो तीसरा, मान लो क्या है, कुछ भी है ना, मान लो कह सकते हो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम क्या होगा, ड्रॉप फ्रॉम क्या होगा, मूविंग बस। मान लो मूविंग बस और ट्रेन, इसमें से जब आप कोई ऑब्जेक्ट छोड़ोगे तब भी मान लो क्या है कि भाई क्या होगा, मान लो वो भी एक प्रोजेक्टाइल की तरह क्या करेगा, बिहेव। उसके बाद आप जेवलिन वाला भी कर सकते हो कि भाई जेवलिन थ्रोन है ना, जेवलिन थ्रोन इन द क्या होगा, स्पेस। तो इसका मतलब ये भी एक प्रोजेक्टाइल ही क्या है, मान लो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये सभी आपके क्या है, प्रोजेक्टाइल। जहाज चल रहा है, जहाज में से एक बॉम्ब लॉन्च किया, तो जब आप जहाज में से एक बॉम्ब लॉन्च करते हो तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई उस बॉम्ब की स्पीड क्या होगी। तो सिंपल सी बात है सर, जितनी जहाज स्पीड से चल रहा होगा बॉम्ब भी उसी मान लो स्पीड से चलेगा। तो सिंपल सी बात है सर, उसकी वो भी एक प्रोजेक्टाइल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये सभी ऑब्जेक्ट, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो अक्सर आपका दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए वो किसका क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे को क्लियर हो गया सर कौन कौन सा प्रोजेक्टाइल की तरह क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है, प्रोजेक्टाइल होता क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल एक बॉडी का नाम है, तो ये आपको समझ आ गया कि भाई क्या। उसके बाद जब आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो मान लो स्पेस में, तो फिर आप देखते हो कि वो कोई ना कोई पाथ फॉलो करता है। तो एक्चुअली आपको ऑब्जर्व करते ही हो कि वो हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करता है, ऐसा पाथ क्या करता है, फॉलो करता है। तो सिंपल सी बात है सर, वो मतलब इसे तो हमने प्रोजेक्टाइल कह दिया, अब इसके पाथ को भी तो कुछ ना कुछ कहेंगे। तो इसके पाथ को क्या कहते हैं, तो वो लिख लो, उसे कहते हैं ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो कि भाई ट्रेजेक्टरी क्या होता है। तो ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, द पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड बाय द क्या होगा, पाथ फॉलोड बाय क्या होगा, प्रोजेक्टाइल, फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ट्रेजेक्टरी ऑफ क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो आपका मान लो प्रोजेक्टाइल होगा, जब उसे थ्रो करोगे जो भी वो पाथ फॉलो करता है वो ऐसा पाथ फॉलो करता है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में ट्रेजेक्टरी ऑफ क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ आ गई होगी। ये अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो एक्चुअल में कितने डायमेंशनल मोशन होता है। तो आपको पूछता हूं मैं कि भाई बताओ कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में कितने डायमेंशनल मोशन है। तो आपके दिमाग में होगा कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन आप स्पेस में सर थ्रो कर रहे हो, तो स्पेस में जो चीज होती है उसका मान लो एक्चुअल में क्या होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट। तो भी सिंपल सी बात है, ये 3 डायमेंशनल मोशन होगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ध्यान से इसको समझना। देखो ध्यान से, जब आप इसको थ्रो करते हो तो एक्चुअल में जब इसको थ्रो किया तो इसका कौन कौन सा एक्सिस चेंज कर रहा है, मान लो कौन कौन सा, मान लो ये स्पेस में किस किस डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो आपका आंसर होगा सर, जब आपने इसको थ्रो किया, एक तो ये एक्स में चल रहा है, एक ये वाई में चल रहा है ना, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, एक किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर को भी जा रहा है ना, ऊपर को भी जा रहा है। देखो यहां से मैंने फेंका तो ये एक आगे को जा रहा है, एक ऊपर को जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसके 2 ही डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो जब भी स्पेस में 2 डायरेक्शन चेंज करे उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं या प्लेनर क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल जो होता है या मोशन जो होता है, ट्रैजेक्टरी जो होती है प्रोजेक्टाइल की, वो 2 डायमेंशनल क्या होता है, मोशन होता है। ये आपने दिमाग में रखना है। इसे प्लेनर मोशन यहां क्या कहते हैं, मान लो क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मान लो प्रोजेक्टाइल आपको पता चल गया, ये भी आपको पता चल गया कि भाई प्रोजेक्टाइल कौन सा मोशन है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि भाई प्रोजेक्टाइल एक 2 डायमेंशनल मोशन है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई एक्चुअल में जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं वो 2 डायरेक्शन में अपने आप ना अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है। एक तो इस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, चेंज। तो जब 2 डायरेक्शन में कोई चीज अपनी वैल्यूज चेंज करे उसे 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं या प्लेनर क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। अब आगे बात आती है कि भाई प्रोजेक्टाइल मान लो कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्टाइल होते हैं। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, जब आप मोशन स्टडी करोगे, प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे
करोगे तो कौन कौन से उसके केस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केस होते हैं, वो हमने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो आज हम पहला केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है, मतलब उसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, आज हम वो वाला केस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे और भी केस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले लिख लो कि भाई फर्स्ट केस हमने प्रोजेक्टाइल का एक्सप्लेन करना है जिसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, अब आपके दिमाग में होगा सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या है, तो आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल को कैसे फेंकना है, मतलब स्पेस में कैसे इसको फेंकना है, उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कहते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि भाई जब मान लो ये आपकी क्या हो गई ग्राउंड, तो जब भी आप ग्राउंड से कुछ हाइट पर, मान लो ये बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, मान लो जब प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ोगे उसका क्या मतलब है कि जब मान लो आप क्या करो, मान लो आप एक कुछ बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, बिल्डिंग हो, टावर हो, कोई भी चीज हो, कुछ हाइट पर हो, मान लो जब हाइट पर आप उस हाइट पर खड़े हो, तो आप जब आप मान लो यहां से है ना, यहां से जब एक ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ वेलोसिटी से थ्रो करते हो, मान लो एक u वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, u को मान लो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी से क्या करते हो, थ्रो करते हो। तो जब आप इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हो, किसके पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल क्या करते हो, थ्रो करते हो, तो उस टाइप के मान लो प्रोजेक्टाइल के प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को समझ आ गई कि भाई अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जब प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करोगे तो एक्चुअल में थ्रो कहां से करना है, एक कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है जिसकी हाइट h है, वहां से थ्रो करना है। तो मान लो किस डायरेक्शन में थ्रो करना है, आपने पैरेलल टू क्या करना है, पैरेलल टू ग्राउंड क्या करना है, थ्रो करना है। तो जब पैरेलल टू ग्राउंड थ्रो करते हो उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बस अब इसके मान लो हमने स्टडी करनी है कि जब ये प्रोजेक्टाइल को आप हॉरिजॉन्टली मतलब पैरेलल टू अर्थ थ्रो करोगे तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सा पाथ फॉलो करती है, वो जब मान लो अर्थ पर गिरती है या ग्राउंड पर गिरती है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, मान लो जिस जहां से उसको थ्रो किया गया, जहां पे वो गिरा उसने कितना उसका टाइम लिया, ये सभी उसकी क्या है, मान लो एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब इसमें जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है इसमें ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्या कह रहा हूं मैं, कि आपको पता है कि जब आपने यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी जो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, u की वैल्यू हमने कांस्टेंट मान ली, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जब आपने 5 मीटर से थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगी, 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो मैंने क्या किया, u मान लो वेलोसिटी से इसे थ्रो किया। तो आपको पता ही है कि जब भी आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो वो एक्चुअल में आपने थ्रो तो इधर को किया ना, u आपको इधर को दे, बट एक्चुअल में वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, ये वाला पाथ क्या करता है, फॉलो करता है। तो सिंपल सी बात है, वो मान लो एक्चुअल में वो बॉडी जो होगी यहां से जब थ्रो की वो ऐसा पाथ फॉलो करेगी। तो इस मान लो इस डायग्राम को ही हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। या ऐसे किसी मान लो बॉडी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो सर बात मेरे को समझ आ गई। अब इसमें क्या क्या स्टडी करना है, सबसे पहले ये स्टडी करना है कि जब आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो थ्रो करने के बाद मान लो उसने कैसा पाथ फॉलो किया, मतलब एक्चुअल में उस पाथ की नेचर क्या है, मान लो वो कैसा, मान लो नेचर का मतलब क्या है कि जब आपने ये मान लो पाथ बनाया तो ये पाथ एक्चुअल में मैथ्स में कुछ ना कुछ तो इसकी नेचर होगी कि भाई ये पैराबोलिक पाथ होता है, ये सर्कल पाथ होता है, ये एलिप्स पाथ होता है, ऐसी कुछ ना कुछ पाथ होगा। तो पहले तो हम इसकी नेचर निकालेंगे कि ये पाथ जो बन रहा है, जो पाथ को हम क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी। तो ये ट्रैजेक्टरी जो बन रही है प्रोजेक्टाइल के, एक्चुअल में ये किसे रिप्रेजेंट करता है मैथ्स में, मतलब ये किस मान लो क्या है, मान लो कह सकते हो, मान लो डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है मैथ्स में, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को, हाइपरबोला को, या किसे रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो हम नेचर ऑफ पाथ निकालेंगे, एक्चुअल में पाथ की नेचर क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पाथ की नेचर निकालने के लिए मैंने क्या किया, जब मैंने यहां से थ्रो किया मैंने यहां पर एक पॉइंट मान लिया। तो सिंपल सी बात है, अब यहां पे पॉइंट है तो अभी आपने सर बताया कि एक्चुअल में जो प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया वो कितने डायमेंशनल मोशन कर रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 डायमेंशनल कर रहा है तो इस पॉइंट पर अगर मैं पूछूं कि भाई इसके
इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के बारे में पूछूं तो मैं पूछूं कि भाई इसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस किया, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका कितना डिस्टेंस होगा या वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस होगा। सिंपल सी बात है, जब आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो कर रहे हो तो एक्चुअल में क्या कर रहा है प्रोजेक्टाइल, एक नीचे की तरफ भी जा रहा है ना, यहां से जब आपने थ्रो किया प्रोजेक्टाइल को ऐसे, तो जहां पर जब ऑब्जर्व किया तो वो नीचे की तरफ भी गया, वो आगे की तरफ भी गया, तो आगे की तरफ गया इसका मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, नीचे की तरफ गया इसका मतलब इसने वाई एक्सिस में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किए। तो यही मैं आपको पूछ रहा हूं। मैं अगर आपको पूछूं कि इस पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सर ये टू डायमेंशनल पॉइंट है, तो टू डायमेंशनल पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, एक्स कोमा वाई लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई। तो आपको पता तो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्चुअल में मान लो ओरिजिन या मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है सर, ओरिजिन किसे मानते हैं, हमेशा सेंटर को हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। मान लो जहां से मान लो अर्थ के मतलब जहां पर दो चीजें मिलती हैं उसे हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। तो सिंपल सी बात है सर, ये ओरिजिन होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मेरे को पता है कि एक्चुअल में ये पी मतलब प्लेन का पॉइंट है, तो प्लेन के पॉइंट को एक्स वाई में लिखा जाता है। तो आपको पूछा जाए कि भाई इसका एक्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब होता है सर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना, मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, या डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, एक्स होगी। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई ये वाई का मतलब क्या है, कि भाई वाई का तो उसे ग्राउंड से ना यहां से यहां तक इसका जो मान लो पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, आपके वाई क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। यही तो मतलब होता है इसका। तो एक्चुअल में आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक्चुअल में आपने थ्रो यहां से नहीं किया, मान लो आप ओरिजिन को क्या मान सकते हो, ये भी मान सकते हो ना, आपने एक्चुअल में कहां से थ्रो किया, यहां से थ्रो किया, तो एक्चुअल में ओरिजिन आपको इस यहां से मानोगे, तो आप यहां से मान सकते हो कि एक्चुअल में वाई डायरेक्शन में आपने मान लो कितना है ना, आप तो मान लो जो ऑब्जर्वर होता है वही तो आपका मान लो ओरिजिन होता है, ऑब्जर्वर जहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो यहाँ पर है, तो सिंपल सी बात है इसे हम ओरिजिन मानते हैं। तो सिंपल सी बात है यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से इसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स किया। अब उसके बाद यहाँ से उसने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट कवर की, वो कितनी की, सर वाई की। तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पर मान लो पी पॉइंट पर वो दो तरीके की डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में कर रहा है, एक वाई डायरेक्शन में कर रहा है। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर इसे कैसे सॉल्व करें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको ये बात तो समझ आ चुकी है कि भाई प्रोजेक्टाइल जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एक टू डायमेंशनल मोशन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये बताओ कि ये कौन सा मोशन है, मतलब प्लेनर मोशन तो है, प्लेन मोशन तो है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो आपका आंसर होगा सर ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या है, मोशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में जब आपने थ्रो किया तो एक्चुअल में कौन इस पर फोर्स लगा रहा है, तो सर ग्रेविटी लगा रही है। तो ग्रेविटी एक्चुअल में किसी बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन जनरेट करती है, तो आपको पता होगा सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमने फ्री फॉल में भी पढ़ा। तो एक्चुअल में जी की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, मान लो हर सेकंड पर मान लो कितनी उसकी वेलोसिटी चेंज होती है या उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसकी हर सेकंड पर इतनी ही एक्सेलरेशन होती है। तो जब एक्सेलरेशन चेंज ना करे उसे क्या कहते हैं, सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। एक बात तो मेरे को समझ आ गई, प्रोजेक्टाइल मोशन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। दूसरी बात अगर मैं आपको पूछूं ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अब जब भी कभी हम टू डायमेंशनल में किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया होगा कि भाई हम क्या करते हैं, एक्चुअल में टू डायमेंशनल को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, आपको पता है कि भाई एक्चुअल में जहां पर जो प्रोजेक्टाइल है पी है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट पी जो है वो किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वो उसकी कुछ ना कुछ चीजें चेंज कर रही हैं, वाई डायरेक्शन में भी उसकी कुछ ना कुछ चीजें चेंज कर रही हैं। तो क्यों ना इसको एक्स और वाई में बखरा या डिफरेंट वे में क्या कर लिया जाए, स्टडी कर लिया जाए। क्या मतलब सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मान लो आपको पता है कि जब प्रोजेक्टाइल यहां पर पहुंचा वो वाई डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यूज चेंज कर रही हैं, एक्स में भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज कर रही हैं। तो क्यों ना हम एक्स में अलग से उसको स्टडी कर लें, वाई में अलग से स्टडी कर लें। तो सर ये बात भी सही है। तो एक्चुअल में जब भी टू डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट होता है, टू डायमेंशनली मोशन मान लो फॉलो करता है, हम उसको क्या करते हैं, मान लो अलग अलग तरीके से एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में अलग तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं, वाई डायरेक्शन में अलग तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो यहां पर भी यही करेंगे। तो आपको पता है कि भाई इस डायरेक्शन में इसका मोशन ऑब्जर्व करते हैं, तो वाई डायरेक्शन में इसका मोशन ऑब्जर्व करते हैं, इन दोनों मोशन को कंबाइन करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई आपको समझ आ जाएगा एक्चुअल में वही प्रोजेक्टाइल का क्या होगा, मोशन होगा। तो सर बात मेरे को समझ आ रही है
कि भाई आप किस ओर इशारा कर रहे हो, कि जब भी कभी मान लो टू डायमेंशनल मोशन हो उसे हम तोड़ लेते हैं, एक एक्स की डायरेक्शन में एक वाई की डायरेक्शन में, तो एक्स की डायरेक्शन में भी एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वाई की डायरेक्शन में भी एक यूनिफॉर्म, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं ना कि भाई एक्स की डायरेक्शन के मोशन को और वाई की डायरेक्शन के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो जब एक्स और वाई की डायरेक्शन के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं सर, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर तो सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है ना, वाई डायरेक्शन में मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रही है ग्रेविटी, तो सिंपल सी बात है सर हम उसको क्या करेंगे, मान लो एक्स में अलग ऑब्जर्व करेंगे, वाई में क्या करेंगे अलग ऑब्जर्व, तो सर एक्स में यूनिफॉर्म मान लो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मैंने आपको पीछे इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करवाई तो थे, इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो यूज करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के लिए, तो इसीलिए इस मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम मान लो क्या करेंगे, मान लो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे यूज करेंगे। अब आपको समझ आया होगा कि क्यों इस मोशन के लिए मान लो एक्स डायरेक्शन के लिए अलग और वाई डायरेक्शन के लिए अलग क्या यूज की जाती है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या की जाती है, यूज की जाती है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, एक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वाई में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, उन दोनों को क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, वहां से हम क्या करेंगे, चीजों को क्या करेंगे, मतलब अलग अलग क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब मतलब वो इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों लगाएंगे, तो ये बात आपको समझ आती होगी कि इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने समझाया था कि भाई हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लगती है, तो यहाँ पर जो मान लो मोशन हो रहा है वो एक्चुअल में एक्स डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में तो उसकी एक्सेलरेशन ही जीरो है। क्या बोल रहे हो सर, कोई बात नहीं, अभी मैं समझाता हूं, पहले ये बात समझो, बस ये समझो कि भाई एक्चुअल में उसका मोशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एक डायमेंशन के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन क्या की थी, ड्राइव, तो क्यों ना एक्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, वाई के लिए लगाए, फिर दोनों को इकट्ठा करें, वहां से हम अलग अलग क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मान लो इसमें जो टॉपिक है, अगर आप क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर पूछते हैं कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ क्या होगा, ट्रैजेक्टरी होगा, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ, मैं ट्रैजेक्टरी ड्राइव करने जा रहा हूं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है कि एक्चुअल में पाथ, मतलब कैसा पाथ वो फॉलो कर रहा है, उसकी नेचर कैसी है, मतलब वो सर्कल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, कैसा पाथ है, उसकी नेचर हम क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है सर, अगर नेचर को ऑब्जर्व करना है तो एक्चुअल में एक्स और वाई की टर्म में इसको क्या करना है, स्टडी करना है। इस पॉइंट पी को यहां पर, तो इस पॉइंट पी को यहां पर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहां पे टाइम क्या होता है, जीरो, तो जब प्रोजेक्टाइल यहां पर पहुंचा होगा तो उसका टाइम क्या होगा, टी, तो इस जगह पर हमने टाइम क्या माना है, टी माना है। अगर टाइम टी माना है तो सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर टाइम क्या होगा, जीरो होगा, जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं वहां पे टाइम जीरो और यहां पे टाइम क्या होगा, टी होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको समझ आ गया कि भाई पहले एक्स डायरेक्शन क्या लेते हैं, मोशन लेते हैं। अब एक्स डायरेक्शन मोशन मतलब एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है, एक्स और वाई में क्या होगा रिलेशन, कि उसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट की, वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट की, इन दोनों का रिलेशन ही एक्चुअल में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ क्या होता है, ट्रैजेक्टरी। तो फिर समझ आ गया होगा कि भाई एक्चुअल में क्या करना है, मैंने एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कितनी हुई, वाई में डिस्प्लेसमेंट निकालनी कितनी हुई, फिर इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करके इक्वेशन ऑफ क्या बनेगी, ट्रैजेक्टरी बनेगी। तो सिंपल सी बात है सर, पहले एक्स डायरेक्शन मोशन लेना है, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि कौन सी इक्वेशन ले, तो सर इक्वेशन कौन सी लेनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो दो इक्वेशन में होता है, दूसरी या तीसरी। तीसरी इक्वेशन नहीं लेंगे क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी भी है, तो फिर दूसरी इक्वेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो लिखो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन एस क्या होती है, यूटी प्लस क्या होती थी, हाफ ए टी स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है भाई, इस डायरेक्शन का मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा सर एक्स डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए इसको क्या लिख देंगे, यू एस एक्स लिख देंगे, यहाँ पे यू एक्स लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए एक्स। तो सर टाइम के साथ आपने एक्स नहीं लगाया, और टाइम कभी भी चेंज नहीं करता, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, टाइम की वैल्यू अलग अलग होती है। तो टाइम की वैल्यू तो अलग अलग नहीं होती। अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर है ना, यहाँ से उसने थ्रो किया, मान लो 0 सेकंड पर थ्रो किया, तो यहाँ पर मान लो उसका कितना टाइम हो गया, मान लो एग्जांपल के तौर पे 5 सेकंड। तो आप मान लो यहाँ से ना वाई डायरेक्शन से ऑब्जर्व करोगे तब भी 5 सेकंड, इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करोगे तब भी 5 सेकंड। टाइम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, टाइम तो टाइम ही है, वो हमेशा एक्स और वाई से हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसीलिए उसके साथ मैंने एक्स नहीं लगाया। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई।
अब ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन हुई, अब उसकी टर्म में अब हम इस मोशन की टर्म में इसको क्या करेंगे सॉल्व। तो मुझे पता सर Sx है ना, अब मेरे को ये वैल्यूज किसकी टर्म में, इस मोशन की टर्म में चेंज करनी पड़ेगी। अब मेरे को ये बताना है कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी ना, टाइम तो t होगा। अब इनकी वैल्यू क्या लिखें, तो सर Sx का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल x डायरेक्शन में कितना चला, यहां से चला यहां पहुंचा, और x डायरेक्शन में कितना चला, तो इतना ही तो चला x डायरेक्शन में, देखो है ना, यहां पर पहुंचा तो इसका मतलब x डायरेक्शन में कितना चला, इतना ही चला। तो फिर इसका मतलब Sx की जगह पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। उसके बाद ux का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है, यहां से जब आपने थ्रो किया था तो इनिशियल वेलोसिटी आपने u माने थे, तो किस ओर थ्रो किया था, तो आपका आंसर होगा सर x डायरेक्शन में तो थ्रो किया था। मतलब जब हमने इसको प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था तो पैरेलल टू क्या किया था, x एक्सिस, मतलब ग्राउंड के पैरेलल ही थ्रो किया था। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u। तो इसका मतलब ux की वैल्यू क्या है, u। अब ax का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। तो आपको पूछा जाए कि भाई x डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन है, तो आपका आंसर होगा सर x डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअल में किसकी वजह से आती है, तो शायद आपको पता हो, आपने पढ़ा हो कि भाई फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m into a, मास तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब फोर्स एक्सेलरेशन की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी। अब आपको पूछो कि भाई x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, तो आपका आंसर होगा सर आपने यहां से थ्रो कर दिया, एक्चुअल में ये किसके अंडर मूव कर रहा है, ग्रेविटी के अंदर। तो ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड लग रही है ना, ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा क्या लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो सिंपल सी बात है कि भाई ग्रेविटी को क्या लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे। तो ग्रेविटी को नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी फोर्स तो नीचे है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे। तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, तो आपका आंसर होगा सर इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही तो इस फॉर्मूले में भर के देखो, फोर्स जीरो, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कभी जीरो होता है, तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, मास तो कभी जीरो नहीं होता। तो फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। मास तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन क्या है, नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है सर, फोर्स तो मान लो y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अगर x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होगी, जीरो होगी। तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होगी, जीरो। अब इसको यहाँ पे पुट करो। तो एक बात यहाँ पे और है, वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप तो जब आपने फ्री फॉल मोशन पढ़ाया था तो फ्री फॉल मोशन में आपने कहा था कि भाई नीचे वाली डायरेक्शन को तो हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पर तो साइन कन्वेंशन आपने ली नहीं, तो इसका मतलब वो भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ध्यान से देखना, अगर आप साइन कन्वेंशन ना भी लो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, आंसर बताओ तो सही कि क्यों दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से सुनना कि भाई आपको पता है एक्चुअल में मान लो ये एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो वो कैसे सर, एक डायरेक्शन में कैसे। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक्स, मतलब एक्स जो चेंज कर रहा है वो हमेशा किधर को चेंज कर रहा है, इधर को ही चेंज कर रहा है। तो आपका आंसर होगा सर एक्स इधर को ही चेंज कर रहा है, नेगेटिव में तो जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब एक्स इधर ही चेंज कर रहा है। वाई किधर को चेंज कर रहा है, इधर को ही चेंज कर रहा है, ऊपर को चेंज कर रहा है वाई। तो आपका आंसर होगा सर वाई ऊपर को भी चेंज नहीं कर रहा। तो एक्चुअल में एक्स और वाई में एक ही डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। एक्स में वो इधर की तरफ जा रहा है, वाई को वो इधर की तरफ आ रहा है। तो जब भी एक डायरेक्शन चेंज करती हो, एक ही टर्म में डायरेक्शन चेंज करती हो, साइन कन्वेंशन ना भी कंसीडर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर आपके मन में डाउट आएगा कि भाई सर मान लो आपने बार बार पीछे हमें साइन कन्वेंशन से करवाया, फिर हमें दिक्कत हो गई, तो चलो कोई बात नहीं, आप साइन कन्वेंशन से भी कर सकते हो। बट अगर विदाउट साइन कन्वेंशन भी इसको सॉल्व करोगे तो वो तब भी आंसर क्या होगा, ठीक होगा। क्योंकि जरूरी थोड़ा ना होता है, हम तो मानते हैं जनरली कि ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, इधर वाली पॉजिटिव इधर वाली नेगेटिव, ये जरूरी बात नहीं होती। बट ये बात होती है कि अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, इधर अगर मान लो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें तो इसका मतलब इधर तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इधर को इधर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो इधर को भी सभी तो पॉजिटिव होंगे। तो भी सिंपल सी बात है सर, इसमें पॉजिटिव भी मान लो हम कोई भी साइन कन्वेंशन यूज ना करेंगे तब भी ये फॉर्मूले क्या आएंगे, सही आएंगे। बट आपके मन में डाउट रहेगा, इसीलिए मैं साइन कन्वेंशन से इसे क्या कर लेता हूं, सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या इनके लिए साइन कन्वेंशन होगा। तो सर Sx इज इक्वल टू एक्स, ये तो हमें पता चल गया कि भाई x डायरेक्शन में x
डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट थे। अब डायरेक्शन देखो ध्यान से, आपको ये तो पता है अगर साइन कन्वेंशन यूज करने हैं, अगर ना भी करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर करना ही चाहते हो तो मैं करके बता देता हूं, ठीक है, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं पूछो x जो मान लो ये x की है ना, x तो हम डिस्प्लेसमेंट मार रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, तो सर ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव में तो हम उसे पॉजिटिव ही लेते हैं, तो इसका मतलब इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद चेक करो ux का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो मैं पूछूं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, तो आपका आंसर होगा सर इस डायरेक्शन में ही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका भी साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन तो है ही जीरो, उसमें कोई साइन की जरूरत ही नहीं है। तो चलो ये वैल्यू भरो और x में इसकी क्या निकालो, वैल्यू निकालो। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या बनता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, sx की जगह पे x आ गया, तो ux की जगह पे क्या आ गया, u, साथ में क्या आ गया t प्लस हाफ क्या हो गया ना, हाफ क्या हो गया, मान लो ax की जगह पे 0 इंटू टी स्क्वायर, तो 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो फिर इसका मतलब x इज इक्वल टू u इंटू t, तो यहाँ से टाइम की क्या निकालते हैं, वैल्यू। तो मैंने आपको बताया है कि टाइम एक्चुअल में क्या होता है, x और y में हमेशा बराबर ही होता है, चाहे आप यहाँ से देखोगे तब भी टाइम कितना होगा, अगर आपने यहाँ पे 5 सेकंड माना है, मान लो यहाँ पे 5 सेकंड टाइम है, तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तब भी 5 सेकंड, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तब भी तो 5 ही सेकंड, x और y से टाइम हमेशा क्या रहेगा, सेम, तो इसका मतलब टाइम दोनों में क्या है, कॉमन है, तो मान लो टाइम की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इसको y में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आपकी क्या निकल जाएगी, इक्वेशन की पाथ कैसा फॉलो कर रहा है वो निकल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ से t इज इक्वल टू, ये उधर डिवाइड हो गया, x अपॉन क्या आ गया, u आ गया, ठीक है, तो ये पहला क्या हो गया आपका, मान लो क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा एक्सप्लेन करते हैं, अब y डायरेक्शन का मोशन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर देखते हैं कि भाई क्या इसकी क्या बनती है, इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिखो, यहाँ पे लिखो y डायरेक्शन क्या होगा, मोशन होगा, तो अब y डायरेक्शन में मोशन, तो सर y डायरेक्शन में भी तो हमने डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है, क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को, यहाँ पर तो इस डायरेक्शन में कितनी है, y है, तो चलो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करते हैं, तो इक्वेशन तो वही यूज होगी, sy इज इक्वल टू बस y आ जाएगा u बाई t हाफ ay इंटू क्या होएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, ये आपकी क्या है, इक्वेशन है। अब आपको पूछा जाए, अब इसमें भी तो वैल्यू भरेंगे, अब आपको पूछा जाए sy की वैल्यू कितनी है, उसके बाद आपको क्या पूछा जाएगा, uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि भाई एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितनी है, तो आप आंसर खुद दो कि भाई कितनी उसकी वैल्यू होगी, तो आपका दिमाग तो काम कर रहा होगा कि भाई sy का मतलब क्या सर, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो, जब प्रोजेक्टाइल जहां पर पहुंचा तो इस डायरेक्शन ना, y का मतलब ये इस डायरेक्शन में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, तो आपका आंसर होगा सर यहाँ पर जब पहुंचा उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, y तो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा y, अब y नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो सर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेना चाहिए, तो इसका मतलब इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दो, क्या दिक्कत है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर साइन कन्वेंशन नहीं भी लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोशन। तो चलो आगे देख लेते हैं। उसके बाद uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कोई है, तो आपका आंसर होगा सर इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो है ही नहीं, आपने जब प्रोजेक्टाइल थ्रो किया था तो आपने पैरेलल टू x एक्सिस थ्रो किया था या पैरेलल टू ग्राउंड क्या किया था, थ्रो, तो सिंपल सी बात है, जब पैरेलल टू ग्राउंड थ्रो किया तो इसका मतलब इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब y में इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं होगी, क्योंकि आपने इस डायरेक्शन में इसे क्या किया था, थ्रो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब उसके बाद एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो आपको पता ही है कि भाई एक्चुअल में इसमें एक्सेलरेशन कौन जनरेट कर रहा है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन जनरेट कर रहा है, ग्रेविटी जनरेट कर रही है, तो ग्रेविटी कहां लग रही है सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होएगा, माइनस क्या होएगा, g हो जाएगा। माइनस क्यों लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी है, तो उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव क्या लेंगे, g लेंगे। तो पुट करो ये वैल्यू, तो अगर पुट करोगे यहाँ पर माइनस y आ गया, तो uy की जगह पर 0 आ गया, 0 इंटू टी हो गया, प्लस हाफ ay की जगह पर माइनस g हो गया, साथ में क्या आ गया, टी स्क्वायर, तो देखो ये तो 0 ही हो गया, माइनस y, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया आपका, 2 आ गया, यही बना, माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2, तो सर माइनस से माइनस कट गया, तो इसको लिखो। अब इसको इधर लिख लेते हैं, देखो ये क्या बना, y इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, है ना, y इज इक्वल टू क्या बना, जी टी स्क्वायर अपॉन क्या बना, 2 बना। तो सर मुझे पता है कि भाई एक्चुअल में हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है, x और y में क्या है, रिलेशन है, तो x और y का रिलेशन बनाना है, x यहाँ पर है किसकी
टर्म में, टी की टर्म में, तो इसको इक्वेशन 1 रख के इसमें क्या कर दो, पुट कर दो, टी की जगह पर यहाँ पर भर तो सकते हैं तो भर दो, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या होएगा जी, तो टी की जगह पर हम क्या भर देंगे x अपॉन यू, तो इसका मतलब x अपॉन यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया 2, तो इसको लिखो, देखो ये क्या बना, gx स्क्वायर हो गया, अपॉन मान लो जब इसका स्क्वायर ना x स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर हो गया, तो u स्क्वायर नीचे आ जाएगा इसके साथ में क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या बना, देखो g अपॉन 2u स्क्वायर इनटू क्या बना, x स्क्वायर बना। तो अब मैं आपको एक बात पूछता हूं कि भाई y इज इक्वल टू g मतलब क्या सर, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो कांस्टेंट होती है, तो ग्रेविटी कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, उसके बाद 2 भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट ही होगी, जब आपने उसको फेंका कोई ना कोई वेलोसिटी से ही तो फेंका होगा, 5 10 किसी ना किसी वैल्यू से, तो वो हमेशा क्या होती है, फिक्स ही होती है, तो इसका मतलब ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है सर, कांस्टेंट हो तो इन सभी के मतलब जब डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो जब कांस्टेंट आएगा इसको पूरे को क्या लिख लेते हैं, कांस्टेंट kx स्क्वायर। तो आपने शायद मैथ्स में पढ़ा हो कि भाई एक्चुअल में ये जब भी किसी मान लो x है ना, x और y में से एक की पावर क्या हो 1 हो और उसके विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टू में दूसरे, मतलब अगर यहाँ पे y लिखा है, अगर इधर तरफ x होगा तो x की पावर 2 होगी, ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की क्या होती है, इक्वेशन होती है। तो सिंपल सी बात है, जब भी इधर पावर 1 हो, x और y में से किसी की भी पावर 1 हो, जैसे y की पावर 1 है तो इधर अगर मान लो x है तो x है, अगर y है तो y है, अगर इधर x होगा तो इधर y होगा, इधर y है तो इधर x होगा, अगर y की पावर 1 है तो x की पावर 2 होगी। तो सिंपल सी बात है सर, ये कौन सी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ क्या होती है, पैराबोला। तो यहाँ पे लिख लो कि भाई इक्वेशन मान लो इसका पाथ है ना, पाथ यहाँ पे लिख लो, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल है ना, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज क्या होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, तो आंसर आपका सेम ही आएगा अगर आप साइन कन्वेंशन यूज करते हो चाहे साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। तो मैंने बताया था कि भाई ये अगर क्लास 11th में हो तो पेपर में मान लो आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मान लो क्या करो, ड्राइव करो, तो एक्चुअल में जब आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो इसके फॉर्मूले बहुत ज्यादा क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि भाई कैसे इसका क्या है, पाथ ये क्या करती है, फॉलो करती है। तो चलो उसके बाद अगली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं, अगली प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ओहो डायग्राम मिटा दी, तो डायग्राम फिर से बना लो, डायग्राम नहीं मिटाने है ना, डायग्राम तो आगे प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करनी है, तो चलो डायग्राम जल्दी जल्दी इसकी बना लो, है ना। अब मान लो क्या है, लिखते हैं आगे ना, तो चलो मान लो क्या है कि भाई अगली प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं, तो अगली प्रॉपर्टीज क्या है, उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन पाथ होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगली बात करते हैं, तो अगली बात क्या, उसके मान लो अगला टॉपिक क्या करते हैं, एक्सप्लेन। तो आपने पाथ तो निकाल लिया, अब बात करते हैं कि भाई सर और कौन सी प्रॉपर्टी निकाली जा सकती है। तो आपको पता होगा कि भाई जब प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो किया गया ना, जब प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो किया गया तो सिंपल सी बात है, यहां पर पहुंचा तो उसने कुछ ना कुछ टाइम तो लिया होगा, आपने पी पर तो मान लिया टाइम इज इक्वल टू टे, अब यहां पर भी कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा, पूरे मोशन के लिए कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा, तो उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे अगला टॉपिक आपका क्या है, दूसरा टाइम ऑफ क्या होगा, फ्लाइट होगा। अब इसको स्टडी करना है तो अब आपके मन में आएगा कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट स्टडी करना है, तो एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या हुई कि प्रोजेक्टाइल यहां से लेके यहां तक जितना भी उसको टाइम लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वर्ड क्यों यूज किया गया, तो आपको फ्लाइट वर्ड से महसूस नहीं होता सर, फ्लाइट वर्ड तो किसके लिए यूज किया जाता है, एरोप्लेन के लिए। तो फिर एरोप्लेन के लिए फ्लाइट का मतलब क्या होता है, आप बोलते हो कि फ्लाइट का टाइम कितना है, तो फ्लाइट का टाइम मतलब मान लो कितने, 14 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, इसका मतलब एरोप्लेन जब एयर में रहता है तो एरोप्लेन एयर में कितने टाइम रहा, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में फ्लाइट कहते हैं। तो भी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पर एरोप्लेन का काम कौन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई प्रोजेक्टाइल एयर में कितनी देर रहा, मतलब यहाँ से जब आपने थ्रो किया तो वो हवा में चला गया, तो वो यहाँ तक हवा में ही रहा, यहाँ तक, तो हवा में कितनी देर रहा, उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले, है ना, द टाइम, द टोटल टाइम for which projectile remains in air, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। तो अब आपके मन में आएगा कि भाई सर टाइम ऑफ फ्लाइट तो पता चल गया, अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस डायरेक्शन में निकालें, एक्स डायरेक्शन में निकालें या वाई डायरेक्शन में निकालें। तो टाइम को हम क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में फाइंड करेंगे। क्यों सर वाई डायरेक्शन में क्यों फाइंड करेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि एक्स में भी तो निकाल सकते हैं, तो वाई में क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में इसका मोशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो मोशन एक्चुअल में किसकी वजह से चेंज कर रहा है, वाई डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या निकालेंगे, वाई डायरेक्शन
डायरेक्शन में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। टाइम को वाई डायरेक्शन में क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसका मोशन किधर को हो रहा है, मतलब एक्चुअल में चेंज किसकी वजह से कर रहा है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में लग रही है, इसीलिए टाइम किसकी टर्म में निकालेंगे, वाई डायरेक्शन में। तो सर कौन सी इक्वेशन ले, फिर इसके लिए सेकंड इक्वेशन ही लेते हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए या तो पहली इक्वेशन होती है जो दूसरी, तो डिस्टेंस की टर्म में हमने बातें तो कर ही ली है। अब मान लो टाइम भी सेकंड इक्वेशन से फाइंड करते हैं, तो फिर से सर सेकंड इक्वेशन एस वाई हो गया, इसका मतलब यू वाई टी हो गया प्लस ए वाई, हाँ ना, टी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो फिर से बात करते हैं, अब आपको पता ही है कि भाई एस वाई की वैल्यू क्या है। अब मान लो कि भाई आप पहले तो यहां तक का मैंने डिस्टेंस माना था, अब इसको छोड़ दो, अब मैं पूछूं आपको, है ना, मान लो यहां पर मैं आपको पूछूं कि भाई मान लो ये x है तो ये y था, चलो लिख ही लो अभी x। मान लो आपको पूछूं कि भाई एक्चुअल में sy का मतलब क्या है, sy का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंचा तो सिंपल सी बात है, यहां से जहां पहुंचा तो उसने मतलब कितना y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर की, ठीक है। तो अब y ने की, y तो यहां तक की डिस्प्लेसमेंट थी, अब उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, h की, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई y डायरेक्शन में, सर यही हुई। तो इसका मतलब उसने h डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस h आएगा, uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो सर आपने यहाँ पर फेंका था x डायरेक्शन में, तो y में तो इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं थी, इसका मतलब 0 हो गया। ay क्या होगा, तो सर मेरे को पता है ay मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, वो हमेशा क्या होती है, माइनस ऑफ क्या होती है, g होती है। तो इसका मतलब माइनस ऑफ g, यहाँ पे भरो, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस h आ गया। तो यहाँ पे uy की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू क्या हो गया t प्लस 1/2, ay की वैल्यू कितनी है, माइनस इंटू क्या हो गया, gt मतलब g स्क्वायर हो गया, तो माइनस ये 0 हो गया है ना, 1/2 माइनस आगे आ गया 1/2 gt स्क्वायर हो गया। तो ये इससे कटा, आपने क्या निकालना है, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो क्यों ना एक्चुअल में ये टाइम हमने टी टाइम कहां का माना था, यहां का माना था ना, t इज इक्वल टू टी, तो यहां पर का टाइम को क्या मान लेते हैं, पूरा टाइम मान लेते हैं, बड़ा टी मान लेते हैं। तो यहां पे टाइम को क्या कर दो, बड़ा टी कर दो, बड़ा टी कर दो, है ना। तो फिर आपको मतलब क्या है कि भाई मतलब डाउट नहीं होगा, क्योंकि टाइम ऑफ टी मतलब छोटा टी हमने कहां तक का टाइम माना था, यहां तक था, पूरा टाइम हमने मान लिया बड़ा टी, तो फिर बड़ा टी यहां पर पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मतलब 2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई 2h इज इक्वल टू gt स्क्वायर। तो इसका मतलब t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन क्या हो गया j, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो इसका मतलब 2h अपॉन क्या हो गया j। तो ये आपका टाइम ऑफ क्या निकल गया, फ्लाइट निकल गया, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस किस पे डिपेंड करता है, यहां से ये बातें समझ नहीं अच्छे तरीके से, मतलब यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है ग्रेविटी, ग्रेविटी तो कांस्टेंट होती है सर, ग्रेविटी की वैल्यू कभी चेंज करती है, तो आपका आंसर होगा सर ग्रेविटी तो कभी चेंज नहीं करती। तो अगर ग्रेविटी चेंज नहीं करती, ये कांस्टेंट, तो जेड़ा जो 2 मतलब 2 है वो भी कांस्टेंट। तो फिर जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो कांस्टेंट लगाते हो, अगर कांस्टेंट हटाओ उसकी जगह पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी लग सकता है, तो इसका मतलब t डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है, अंडर रूट क्या है, h है। तो सिंपल सी बात है, एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइट ज्यादा होगी टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, हाइट कम होगी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन भी आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, t डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है, अंडर रूट h। तो सर मेरे को पता है जब ये कम होगा ये भी कम होगा, तो जब ये ज्यादा होगा तो ये भी क्या होगा, ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, हाइट ज्यादा तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा, हाइट कम तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये अगला एक्सप्रेशन था टाइम ऑफ फ्लाइट का इस मोशन के लिए, कि भाई यहां से लेके यहां तक उसके कितना टाइम लगा होगा, वो किस किस पे डिपेंड करता है, इस फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद सर और कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अब उसके बाद आपको पूछा जाए, मान लो 2 प्रॉपर्टी तो आपने एक्सप्लेन कर ली, एक कैसा पाथ ये फॉलो कर रहा है वो भी आपको पता चल गया, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, दूसरा यहां से लेके यहां तक का टाइम भी आपने निकाल लिया। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 2h अपॉन कितना आया था, g उसका क्या आया था, टाइम आया था। सर टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल गया। अब उसके बाद आप यहां से ये निकाल सकते हो, देखो यहां से आपने फेंका तो x डायरेक्शन में भी तो उसने कुछ ना कुछ मोशन किया, यहां से यहां जब गया तो देखो x डायरेक्शन में उसने कुछ ना कुछ क्या किया, मोशन कवर किया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया ना। यहां मतलब यहां से स्टार्ट किया तो देखो जब यहां से फेंका यहां पहुंचा तो x डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मान लो डिस्टेंस कवर किया। तो पहले तो हमने यहां पर डिस्टेंस माना था x, अब पूरा डिस्टेंस मानेंगे क्योंकि यहां से यहां तक का मान लो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, कुछ ना कुछ किया होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। तो एक्चुअल में r के लिए हम क्या लेते हैं, एक वर्ड लिखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, रेंज हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में होगा सर हॉरिजॉन्टल रेंज, मेरे को डेफिनेशन तो समझ आ ही रही है कि भाई x डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस उस प्रोजेक्टाइल ने किया होगा, कवर किया होगा,
कितने टाइम में? तो सिंपल सी बात है सर, जब यहां से जहां तक पहुंचा होगा तो टाइम किसके बराबर होता है? टाइम ऑफ लाइट के। तो इसका मतलब टाइम ऑफ लाइट में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा एक्स डायरेक्शन में, उसे ही हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो जल्दी जल्दी डेफिनेशन। द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग, है ना, ड्यूरिंग टाइम ऑफ लाइट। जब उसका टाइम कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, तब जो उसने डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम लेना है, तो यहां से यहां तक का टाइम क्या होता है सर? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो यहां से जब मतलब पहुंचा तो फिर उसमें एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, उसे हमने क्या कह दिया? हॉरिजॉन्टल रेंज कह दिया। उसका नाम रख दिया, मतलब एक्स डायरेक्शन के डिस्टेंस का नाम रख दिया, हॉरिजॉन्टल क्या रख दिया? रेंज रख दिया। तो ये भी बात आपको क्लियर होगी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है कि हॉरिजॉन्टल रेंज किस किस पे डिपेंड करती है, या कौन कौन सा फैक्टर हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, तो वो भी निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, अब ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है किस डायरेक्शन में है सर? एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस है, तो इसका मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन यूज होगी। तो कौन सी यूज होगी? एक्स डायरेक्शन में क्या होगी? यूज होगी। तो फिर एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो फिर से डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन। तो इसका मतलब सर एस हो गया, यहाँ पे ux इंटू टी हो गया, प्लस 1/2 ax इंटू क्या हो गया? टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद आपको पूछा जाए कि एस की वैल्यू की है, ux की कितनी है, ax की कितनी है, तो ये बातें तो आप बता ही सकते हो। सर एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो सर मुझे पता है कि यहां पहुंचा तो यहां एक्स डायरेक्शन में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की? यहां से स्टार्ट हुआ, है ना, यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां से यहां तक कितनी डिस्प्लेसमेंट की सर? r। तो इसका मतलब एस कितना होगा? r होगा। ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो जब आपने फेंका था तो आपने एक्स डायरेक्शन में तो फेंका था, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के पैरेलल ही फेंका था u से। तो इसका मतलब ये कितनी होगी? u होगी। ax मतलब एक्सेलरेशन इन मतलब एक्स डायरेक्शन। तो सर आपने स्टार्टिंग में समझाया कि जब भी किसी डायरेक्शन में फोर्स ना हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स तो हमेशा नीचे लग रही है, तो इसका मतलब इधर क्या होगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये 0 आ गया। ये पुट करो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया सर? r आ गया। तो ux की जगह पे क्या लिख सकते हैं? u इंटू क्या लिख सकते हैं ना? u इंटू क्या होएगा? t। अब t की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे t जो टाइम है वो कहां तक का टाइम है सर? यहाँ तक का टाइम है, बट हमें पता है कि जब हम इसे r ले रहे हैं, r का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो भी t की वैल्यू क्या होगी? बड़ा T होगी, क्योंकि वो किसके बराबर होगी? टाइम ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो यहाँ पे बड़ा T लिख दो, तो r इज इक्वल टू u। तो सर बड़ा T मतलब टाइम ऑफ लाइट, वो आपने निकाल लिया पिछली, मान लो क्या है, मान लो उसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया? r इज इक्वल टू u इंटू 2h अपॉन क्या हो गया? g हो गया। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है। ये बातें भी आपको क्लियर हो गई। तो वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली आप कितनी स्पीड से फेंकते हो उस पे भी डिपेंड करती है आपके क्या? हॉरिजॉन्टल क्या होगी? रेंज होगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकल गई। इसके लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए सर इसके कैसा पाथ फॉलो किया वो भी निकाल दिया, यहां से यहां तक का टाइम भी निकाल लिया, जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा गया। यहां से यहां तक का हमने क्या निकाल लिया? मान लो डिस्टेंस भी निकाल लिया, जिसे हमने कहा हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो उसके बाद आपके मन में आएगा और कौन सा टॉपिक हो सकता है सर, और कौन सी चीज हम निकाल सकते हैं? तो ध्यान से देखो, हमने फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं की। तो फिर फाइनल वेलोसिटी मतलब एक्चुअल में आपने इसको कितने से फेंका? u से फेंका। तो आपका मन करेगा कि सर हमने तो u से फेंका, अब मान लो इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बात करें, मान लो x और y, मान लो ये पॉइंट पर ही बात करें, तो मैं आपको पूछूं कि भाई इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी u ही होगी या अलग होगी? तो आपके मन में आएगा तो सर उसकी वेलोसिटी हमें कैसे पता कि भाई u होगी या अलग होगी? तो ध्यान से देखो, एक्चुअल में क्या लग रही है? एक्सेलरेशन ही लग रही है। एक्चुअल में नीचे की तरफ क्या लग रही है? ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब फोर्स लग रही है। तो सिंपल सी बात है, फोर्स लग रही है। अगर फोर्स लगे तो सिंपल सी बात है सर, अभी आपने बताया था कि फोर्स लगेगी, तो सिंपल सी बात है मास तो कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन लगेगी। तो सिंपल सी बात है अगर फोर्स लगी तो एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही होगी। जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी u नहीं रही होगी, उसकी वेलोसिटी क्या कर रही होगी? चेंज कर रही होगी। तो अगर चेंज कर रही होगी तो वो वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पर कितनी होगी, वो वाली वैल्यू क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। तो चलो देखते हैं कि भाई मान लिया, फिर से मान लो आप यहां पर निकाल सकते हो, यहां पर निकाल सकते हो, यहां पर किसी जगह पर भी निकाल सकते हो। मैं इसी पॉइंट पर निकालता हूं। तो मैंने माना कि यहां पर उसने कितना टाइम लिया है ना, यहां पे टाइम कितना था? 0। और जब यहां
जहां से स्टार्ट हुआ यहां तक पहुंचते पहुंचते उसको कितना टाइम लगा, टी क्या लगा, टाइम लगा। अब इस मतलब जगह पर मैं उसकी क्या निकालूंगा, वेलोसिटी निकालूंगा। तो जब वेलोसिटी निकालनी हो तो पहला आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो इस पॉइंट पर पहले तो वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो आपको पता ही होगा, मैंने पीछे भी समझाया, तो एक्चुअल में ये कर्व किसको शो कर रही है सर, एक्स वाई को शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है कि भाई वो एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज कर रहा है, मतलब टाइम के साथ एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर जब भी आप इस कभी वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहो तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ाया ही है। तो वो क्या करता है, उस पर टेंजेंट, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो जिस पॉइंट पर आपने क्या निकालनी है, मान लो वेलोसिटी की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, टेंजेंट जो होता है वो हमेशा किसकी वैल्यू देता है, मान लो उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है। तो सिंपल सी बात है सर, इस जगह पर मान लो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट किधर को होगा, इधर को होगा। तो इसका मतलब एक्चुअल में वेलोसिटी की वैल्यू किधर को होगी, इधर को होगी। इसको मिटा देते हैं, इधर टाइम इज इक्वल टू टी लिख देते हैं। तो एक्स वाई की तो जरूरत नहीं है। एक्चुअल में वेलोसिटी कहां किस तरफ होगी, मान लो यहां से टेंजेंट, टेंजेंट मतलब इधर की तरफ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर वेलोसिटी इधर को होगी तो एक्चुअल में ये तो मान लो ना तो एक्स में है ना वाई में है। तो सिंपल सी बात है कि भाई एक्चुअल में जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी ना एक्स में हो ना वाई में हो, दोनों डायरेक्शन में चेंज कर रही हो, ये एक्चुअल में दो डायरेक्शन में चेंज कर रही है। जब इसको खोलोगे तो इसकी वैल्यू क्या है, मान लो एक्स में भी चेंज कर रही है, मान लो ये इधर को भी जा रहा है, प्रोजेक्टाइल देखो इधर को भी जा रहा है, तो प्रोजेक्टाइल इधर को भी जा रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, ये दो डायरेक्शन में चेंज कर रहा है इसका मोशन एक्स और वाई में। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी दो डायरेक्शन में होगी, एक एक्स में होगी, एक क्या होगी, वाई में होगी। तो क्यों ना इसकी एक्स वाई की क्या निकालें, वेलोसिटी निकालें। तो सिंपल सी बात है सर, मुझे पता है कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो मान लो ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई, तो मान लो इसको अब यहाँ पे क्या दे देते हैं, वाई डायरेक्शन। तो ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई, ये एक्स डायरेक्शन की। तो आपको पता ही है कि भाई हमने क्या किया, एक्चुअल में जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा ही है। तो अगर ये मान लो थीटा मान लेते हैं तो रिजल्टेंट का वैसे हम एंगल कितना मान देते हैं, बीटा। मान लो हमने क्या मान लिया, बीटा। तो जब ये एंगल बीटा बनाती है तो सिंपल सी बात है, जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, एक्चुअल में ये वाली जो क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, जब भी प्लेन में होती है, इसके हमेशा क्या होता है, ये एक्चुअल में दो डायरेक्शन में क्या करती है, चेंज करती है। आपको पता ही है कि टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है जो वेलोसिटी होगी वो भी दोनों डायमेंशंस में होगी, एक्स में भी चेंज कर रही होगी, वाई में भी चेंज कर रही होगी। तो सर एक्स में कितनी हमने मान लिया vx और वाई में कितनी हमने मान लिया vy। तो अब हमने क्या निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब इन एक्स डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन। तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि अगर एक्स की वेलोसिटी आ गई, वाई की वेलोसिटी आ गई, तो एक्चुअल में ये क्या है, पैरेललोग्राम लो, ये आपका क्या है, मतलब पहला कंपोनेंट हो गया इसका, हेलो यहाँ कह सकते हो एक वेक्टर हो गया, जो दूसरा वेक्टर, ये इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट ही तो है। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही तो हो गए। तो सिंपल सी बात है सर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम क्या होगा, लो होगा। तो पहले एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालते हैं, फिर वाई डायरेक्शन की, फिर उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट जो होगा वो किसको शो करेगा, फाइनल वेलोसिटी को क्या करेगा, शो। तो निकालते हैं सर, यहाँ पे vx निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन, तो vx सर फाइनल वेलोसिटी या तो तीसरी में होती है या दूसरी में होती है। तो मुझे पता है टाइम इज इक्वल टू टी है, तो है, तो पहली इक्वेशन लगाते हैं, वो आसान होती है, उसमें स्क्वायर करना पड़ता है, पहली में स्क्वायर नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब ux प्लस क्या होगा, ax इंटू क्या होगा, t होगा। तो सिंपल सी बात है सर, vx इज इक्वल टू ux का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वो कितनी है, u है। ax का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इन क्या होगा, x डायरेक्शन। तो सर वो तो बार बार आप बता रहे हो कि x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फिर vx इज इक्वल टू कितना आ गया, u। तो यहां से आपको एक चीज फील हो रही होगी कि vx इज इक्वल टू u का मतलब क्या, कि भाई vx का मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट p है ना, vx का मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट p इन x डायरेक्शन। तो एक्चुअल में x डायरेक्शन में जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, u के ही बराबर है। तो ध्यान से बात को समझना, आपने जब फेंका था तो फेंका किस तरफ था, x डायरेक्शन में फेंका था, कितनी वेलोसिटी से फेंका था, u से ही फेंका था। तो यहाँ पर जब आपने ऑब्जर्व किया कि या इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो ध्यान से देखो इस पॉइंट पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, x डायरेक्शन में कितनी है, u ही है। तो सर ये बात तो मेरे को पहले भी समझ आ गई थी कि आपने बताया था कि भाई अगर मान लो मतलब x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं होगी। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगी तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। कांस्टेंट का मतलब x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, u ही रहेगी। ठीक है, तो लिख लो इस तरफ कि भाई x है ना, x डायरेक्शन में पूरे प्रोजेक्टाइल है ना, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी
हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन के बराबर होती है। ठीक है, तो मान लो ये आपको बात समझ आई होगी कि जो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से फेंका था, तो एक्चुअल में पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, यू ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन की, इसे 1 लिख लो। अब वाई डायरेक्शन की निकालो, तो सर वी वाई यू वाई प्लस क्या होगा, ए वाई इंटू टी होगा। अब यहाँ पे निकालो। अब आपको पता है सर वी वाई तो निकालना है, तो वी वाई तो वी वाई हो गया। यू वाई का मतलब क्या, यू वाई मतलब फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आपने थ्रो की था, तो फिर आपका आंसर होगा सर हमने तो उसे एक्स डायरेक्शन में यू से थ्रो किया था, वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0। तो सर मेरे को पता है। अब यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आप सर नेगेटिव साइन भी ले सकते थे एक्चुअल में। तो मान लो अगर नेगेटिव साइन लेना है तो इसको माइनस लिख लो, क्योंकि वाई वी एक्स, चलो यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि सर वी एक्स का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो, मान लो ये कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेलोसिटी को पॉजिटिव ही लेते हैं, तो फिर Vx इज इक्वल टू यू ही होगा। ये बात तो आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी सर, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि भाई फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस वी वाई आ जाएगा। उसके बाद इसके बाद ए वाई क्या होता है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो सर मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितनी होती है, जी होती है, तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब माइनस वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी टी बना, माइनस से माइनस कटा, वी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, जी टी हो गया। ये आपकी दूसरी क्या बन गई, इक्वेशन। ये बात आपको समझ आई होगी कि इसके साथ नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि Vx एक्चुअल में किधर को तरफ वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम सभी क्वांटिटी को पॉजिटिव लेते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा। तो u भी तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही है, इसीलिए इसको भी क्या लिया, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड थी, ये भी क्या थी, डाउनवर्ड थी। अगर दोनों डाउनवर्ड है तो फिर Vy क्या आएगा, Gt के क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन की चीजों को नेगेटिव लेना होता है, मतलब पॉजिटिव एक्स को क्या लेना होता है, हमेशा पॉजिटिव ही क्या करना होता है, लेना होता है। तो सिंपल सी बात है, ये आपकी दो वेलोसिटीज हो गई। तो आपने क्या निकालनी है, आपने तो ये निकालना है, तो एक्चुअल में ये इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है। तो सिंपल सी बात है सर, रिजल्टेंट की वैल्यू, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता तो है, कैसे, यूजिंग पैरेललोग्राम लो, ये डायगोनल ही तो है, मतलब पैरेललोग्राम का। तो फिर क्या होगा सर, पहली वेलोसिटी का स्क्वायर दूसरी वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 पहली वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल है सर, टोटल एंगल है 90 डिग्री, तो कोस क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ध्यान से देखो, कोस 90 तो 0 होता है, इसका मतलब ये फैक्टर तो 0 हो गया। तो इसका मतलब v की वैल्यू, v का मैग्नीट्यूड जो होगा वो vx स्क्वायर है ना, vx स्क्वायर आगे लिख लेते हैं, प्लस क्या होगा vy स्क्वायर। तो सर v इज इक्वल टू vx की वैल्यू कितनी, vx कितना, तो vx की वैल्यू आपने निकाली u, तो इसका मतलब u स्क्वायर हो जाएगा। तो vy कितना सर, vy मतलब gt, तो यहाँ पे g स्क्वायर t क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी निकली। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी निकली आपके, मान लो अंडर रूट u स्क्वायर प्लस क्या हो गया, g स्क्वायर, साथ में क्या हो गया, t स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये तो आगे सर उसका मैग्नीट्यूड, मतलब इस वेलोसिटी का कितना मैग्नीट्यूड होगा, वो एक्चुअल में उसके बराबर होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस इनटू t स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद आपको पूछ सकता है डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन निकालनी है तो सर डायरेक्शन भी तो हमने निकालनी सीखी थी, कैसे निकालते थे डायरेक्शन, tan थीटा निकालते थे, आपको याद ही होगा, tan थीटा ही तो निकालते थे। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। हमने पता था कि भाई tan बीटा रिजल्टेंट की मतलब जो वैल्यू होती थी, अगर आपको याद हो पैरेललोग्राम से, रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती थी, मतलब रिजल्टेंट के डायरेक्शन की जो वैल्यू होती थी tan बीटा, वो कैसे लिखते थे सर, मान लो b sin थीटा ऐसा ही होता ना, b का मतलब सेकंड वेक्टर। तो सर सेकंड वेक्टर हम किसको मानते थे, जिसके साथ एंगल नहीं बनता, तो इसका मतलब tan बीटा इज इक्वल टू क्या होएगा, tan बीटा क्या होएगा, सेकंड वेक्टर, मतलब जिसके साथ एंगल नहीं बना, vy sin क्या होगा सर, थीटा, तो ऊपर नीचे क्या होएगा, vx, पहला वेक्टर a प्लस b cos थीटा होता था, तो b का काम कौन कर रहा है, vy, तो यहाँ पे क्या होएगा, cos थीटा। तो सर थीटा आपको पता है, थीटा का मतलब क्या होता था, दोनों वेक्टर के बीच एंगल, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी क्या होएगा, 90 होएगा। तो cos 90 तो 0 होता है, sin 90 क्या होता है 1, तो फिर tan बीटा, तो बीटा सर आपने एंगल रिजल्टेंट का बीटा ही माना है, तो देखो x के साथ मैंने बीटा ही उसका एंगल माना है, तो फिर tan बीटा किसके बराबर, vy sin 90 1 होता है, तो vy अपॉन
अपॉन क्या हो गया Vx हो गया, ये आपकी क्या निकली डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है सर, Vy की वैल्यू आपको पता है कितनी है, Vy की वैल्यू है G अपॉन GT है, तो Vx की वैल्यू कितनी है U, तो इसका मतलब tan बीटा जो होगा वो GT अपॉन क्या होगा U होगा। तो ये आपकी मान लो डायरेक्शन है, एक्चुअल में रिजल्टेंट इस जगह पर किस डायरेक्शन में वो जा रहा होगा, यहां से आपको पता चल जाएगा जब आप बीटा निकालोगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ वो किस डायरेक्शन में मतलब कितने एंगल पे क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहां से आपको डायरेक्शन की वैल्यू पता चल गई, तो यहां से आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता चल गई कि भाई कितना होगा। तो इसका मतलब आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली यहां पर, और मान लो उसकी डायरेक्शन भी निकाल ली कि डायरेक्शन किसके बराबर होगी, इसके बराबर है ना। यहां से बीटा निकाल सकते हो, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, चलो ऐसे रहने दो, यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू आती है तो आपको पता ही है, यहां से हम tan बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को बात ये भी क्लियर हो गई। अब आपका मन मतलब बात क्लियर हो गई, अब बार बार सर tan बीटा की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, tan बीटा आप सीधा भी निकाल सकते थे। मैंने तो आपको फील कराया कि एक्चुअल में ये कहां से हम ये सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व कर रहे हैं। अब tan बीटा सीधा भी तो निकाल सकते थे, सीधा कैसे निकाल सकते थे, तो मेरे को पता है सर tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर मेरे को पता है कि भाई इधर वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना Vx, तो परपेंडिकुलर ये है, तो इसको हम इधर भी तो लिख सकते हैं, है ना, ये V है, जो रिजल्टेंट है वो V है। तो जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होती है राइट रेक्टेंगल में, तो इसका मतलब इसे Vy लिख सकते हैं, इसे Vx। तो सिंपल सी बात है, ये ट्रायंगल बनी ना, ट्रायंगल कौन सी बनी ये, तो इसमें आपको tan बीटा पूछा जाता, तो भी tan बीटा किसके बराबर है ना, tan बीटा पूछा जाता, तो tan बीटा सर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो Vy अपॉन क्या होता, Vx होता। तो आप सीधा भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार यही दिमाग में रखना है, आप सीधा भी tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, मुझे पता सर इधर मान लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना Vx, इधर मैग्नीट्यूड कितना Vy, हमने ट्रायंगल बनाई राइट एंगल ट्रायंगल, जब इसको खोला मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मुझे पता सर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होती है रेक्टेंगल में, अगर ये Vy तो ये भी Vy होगा। तो ध्यान से देखो, ये आपका क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया। तो सिंपल सी बात है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिली, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता था, है ना, मान लो tan बीटा निकालना हो, tan बीटा होता था परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर बना Vy, तो ये आपका क्या बना बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस Vy अपॉन Vx। तो आप सीधा भी ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपने थोड़ा फील करना है कि एक्चुअल में ये कहां से आ रहा है, यहां से हमने क्या किया, ये सारी चीजें निकाली। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, तो ये भी आपको समझ आ गया कि भाई कैसा मतलब ये वैल्यू क्या हुई, क्लियर हुई। तो सर ये पूरे यही टॉपिक थे या कुछ और भी एक्सप्लेन करना है, एक बात और एक्सप्लेन करनी है क्या, अब लास्ट में एक बात और एक्सप्लेन करनी है क्या, मान लो मैंने आपको वेलोसिटी यहां पर को तो निकाल के बता दे, अब मैं कहां पर वेलोसिटी को निकाल के बता रहा हूं, यहां पर। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भाई मान लो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मतलब फाइंड करो जब वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो लास्ट टॉपिक क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, है ना। मैंने वेलोसिटी जो निकाली है वो कहां पर निकाली है, मान लो इसके बीच कहीं पे निकाली है, जब उसका टाइम किसके बराबर होगा, t के बराबर, मान लो 5 सेकंड 10 सेकंड, जब इसके बीच होगा तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो तो डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अब मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं कहां पे, यहां पे निकाल रहा हूं कि जब वो मान लो ग्राउंड को क्या करने वाला है, हिट करने वाला है, तो वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल, velocity of projectile when it hits the ground, when it hits the क्या होगा, ग्राउंड होगा, कि जब वो सिर्फ ग्राउंड को क्या करने वाला है, हिट करने वाला है। तो सर मान लो यहाँ पर वेलोसिटी आपने निकाल तो ली है, वो मैग्नीट्यूड निकाला है, ये आपने उसकी डायरेक्शन निकाली है, अब यहाँ पे निकालनी है। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है और इस वेलोसिटी में क्या फर्क होगा, तो आपके दिमाग में आएगा शायद सर वेलोसिटी हमने निकाली थी u, तो u तो सेम ही है, इनिशियल वेलोसिटी तो देखो सेम ही है, मान लो वो इसके लिए निकालो या इसके लिए निकालो वो सेम रहेगी। उसके बाद g तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी यहाँ पर भी उतनी लग रही है, यहाँ पर भी उतनी लग रही है, यहाँ पर भी उतनी लग रही है। तीसरा टाइम, तो सर टाइम चेंज हुआ, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ सर टाइम तो चेंज हुआ, यहाँ पर टाइम आपने कितना माना था प्रोजेक्टाइल का, टाइम इज इक्वल टू टी माना था, बट जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर टाइम एक्चुअल में किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ लाइट के क्या होता है, बराबर। तो सिंपल सी बात है सर, यही एक्सप्रेशन रहेगा, बस चेंज क्या करेगा, फाइनल वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, एक्सप्रेशन यही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी क्योंकि वो तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। उसके बाद सर यू जी जो है वो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, वहां पर भी वही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर टाइम हमने क्या माना था, छोटा टी माना था, यहाँ पर टाइम किसके बराबर है, बड़े टी के बराबर, जिसे हम टाइम ऑफ लाइट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ लाइट हो जाएगी। तो बस भर दो, वो आपका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगी जब प्रोजेक्टाइल मतलब जस्ट हिट द क्या होगा,
होगा ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को क्या करने लगेगा, हिट करने लगेगा, तो यू स्क्वायर हो गया प्लस जी स्क्वायर। सर टी की वैल्यू आपने निकाली थी, देखो टाइम ऑफ लाइट, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2h अपॉन जी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये इससे मरा, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर हो गया प्लस जी स्क्वायर हो गया, तो ये अंडर रूट इससे कट गया, तो यहाँ क्या बचा 2h अपॉन क्या हो गया जी, तो सर एक जी से एक जी गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा यू स्क्वायर प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2gh उसकी क्या होगी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। जब वो मान लो प्रोजेक्टाइल जस्ट हिट द ग्राउंड करता है, मतलब जब ग्राउंड पे जस्ट स्ट्राइक करने लगता है, तो उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है, यू स्क्वायर प्लस क्या होता है 2gh के क्या होती है बराबर। तो जब आप बीच में कहीं निकाल रहे हो, तो बीच में एक्चुअल में टाइम ऑफ लाइट के बराबर नहीं होता, टाइम क्या होता है छोटा टी होता है, ये उसकी वेलोसिटी है रास्ते के बीच में, है ना, तो रास्ते के बीच में उसकी वेलोसिटी है। जब उसने टाइम क्या लिया, टी लिया, तो जब उसने टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट लिया, तो उसका मतलब तो वो कब की वेलोसिटी होगी, जब वो क्या कर रहा है, उसको हिट कर रहा है, कहां पर, ग्राउंड पर हिट कर रहा है। तो इस पर डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है, तो डायरेक्शन पूछेगा तो इधर को होगा, तो अगर डायरेक्शन इधर को होगा तो फिर से मुझे पता है कि भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट, तो ये इधर को होगा, तो इधर ये अगर थीटा बना रहा है, बीटा बना रहा है, तो सिंपल सी बात है सर, इसके दो कंपोनेंट, एक x डायरेक्शन में vx हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा vy। तो एक्चुअल में जब vx और vy निकालोगे, वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। vx की वैल्यू क्या होगी, vx की वैल्यू ये, तो vx तो आपको पता है सर पूरे मोशन में ही हमेशा सेम ही रहता है, वो तो हमेशा u ही रहेगा। देखो vx की वैल्यू हमेशा u ही रहेगी, वो तो हमेशा u ही रहेगी। उसके बाद आपको पता है vy, तो vy की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, तो vy की वैल्यू चेंज करेगी, vy किसके बराबर, uy प्लस क्या होगा ay इंटू क्या होगा t होगा। तो सर vy इज इक्वल टू uy तो 0 होता है, ay की वैल्यू माइनस vy माइनस क्या होगा g होगा, माइनस t होगा, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सिंपल सी बात है सर 0 का तो कोई मतलब नहीं है, ये कटेगा, तो vy की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब जब डायरेक्शन निकालना है, tan बीटा निकालना है, तो tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, क्या मतलब vy अपॉन vx, तो vy अपॉन vx इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब gt अपॉन क्या होगा u ही होगा। तो ये आपकी क्या निकल गई, tan बीटा की वैल्यू निकल गई, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी निकल गया कि इस मतलब जगह पर प्रोजेक्टाइल किधर को जा रहा होगा, उसकी डायरेक्शन निकल गई। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो वो जो निकाला है वो बीच में कहीं उसकी मालूम मैग्नीट्यूड निकाला है, तो उसकी डायरेक्शन की क्या निकाली है, वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला पूरा केस क्या हो गया, डिस्कस हो गया कि कैसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को समझ सकते हैं, कैसे इसके डिफरेंट चीजों को क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन। बात आपको समझ आई होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।